गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। HMA इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आपको हमने बता दिया जितने भी लवण थे उन सारे लवणों के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग जो भी था उन सबको हमने बताया। आप लोगों ने भी पढ़ा भी, ठीक है। चलिए आज हम आप लोगों से कुछ प्रश्न करते हैं। अगर आपको पता होगा तो उन प्रश्नों का जवाब आप लोग देंगे। मतलब आप इस चैप्टर में अब तक जो भी पढ़े उन सारी चीज़ों को आज हम एक बार पुनः आप दोहराते हैं। अगर किसी को कोई समस्या हुई होगी उस समस्या का आज हम समाधान करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार और लवण, और साथ ही साथ कुछ लवणों की बनाने की विधि, उनके गुणधर्म और उपयोग। यही चैप्टर था, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए आज हम आपको दोहराते हैं। पहला प्रश्न आपसे हम करते हैं। आप लोग जान चुके स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत आपको हम बताए थे। तो स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत आप लोग जान चुके। किसी को कोई समस्या? मतलब इस सिद्धांत में हम लोग जाने कि ये सिद्धांत सन 1887 ईस्वी में स्वांटे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य पदार्थों के गुणों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे क्या कहा गया? स्वांटे आर्हेनियस का सिद्धांत कहा गया, या वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहा गया, आयन का सिद्धांत कहा गया। तो आपको क्लियर है। दूसरा इसी में आप बताते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताए थे आयनन। क्या बताए थे? आयनन। तो आयनन पर कभी कभी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है, तो आप आयनन को एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आयनन हम और आप लोग नोट भी किए होंगे। बार बार आपसे कहा है कि आप नोट बनाते रहें, जिससे आपको याद करने और पढ़ने में आसानी हो। नहीं तो बार बार आप वीडियो देखोगे तो याद भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप नोट बनाते रहें, ठीक है। आयनन, तो आयनन आपको बताए थे। अगर जिन लोगों ने नोट बनाया होगा तुरंत, अगर किताब होगी तो देख लिए होंगे, और जिन लोगों ने नोट नहीं बनाया होगा तो वीडियो खोल कर देखें, तब थोड़ा बहुत जान पाएंगे, ठीक है। आयनन आप लोग जानते हैं, बताया गया कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। ये भी आपका क्लियर हुआ। तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कभी कभी पूछा गया है। इसके अंतर्गत हमने आपको और कुछ पॉइंट बताए, जैसे आयन बताए थे, धनायन ऋणायन की संख्या बताए थे, उत्क्रमणीयता बताए थे। तो ये सारी चीजें आप एक बार पुनः देखिएगा, ठीक है। तो आयनन आप जाने। आयनन के आधार पर हमने आपको बताया था जल का आयनिक गुणनफल, ठीक। अगर आपको कुछ ना याद हो तो जल का आयनिक गुणनफल याद होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल कुछ ज्ञात किया था ना, ठीक। तो आप लोग जरूर बताइएगा कितना होता है जल का आयनिक गुणनफल। इसको नहीं बताएंगे, आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। जितने लोग वीडियो देखें वो जरूर भेजिएगा कि जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है। इसको हमने आप लोग सिद्ध करके बताया था कैसे होता है, ठीक है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वैज्ञानिकों ने जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात किया था। चलिए भी हो जाएगा। इसको आज पुनः एक बार देखिएगा। हम आपको ही बताते हैं अम्ल तथा भस्म की परिभाषा। अम्ल तथा भस्म की परिभाषा हमने भस्म की परिभाषा आपको 4-5 तरीके से बताया। एक पुरानी परिभाषा आप स्वाद के आधार पर जानते थे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते, क्षार तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, और लवण के होते नमकीन होते हैं। अम्ल क्षार की परिभाषा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है कि अम्ल से क्या समझते हो आप, या क्षार से क्या समझते हो, या अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। अगर केवल परिभाषा लिखने के लिए कहा जाए, किसी वैज्ञानिक का नाम ना दिया हो, तो आप चाहे जो भी परिभाषा दे सकते हो। लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक का नाम ले लिया जाए कि इन्हीं के अनुसार परिभाषा लिखिए, तो आप उस वैज्ञानिक के अनुसार ही परिभाषा लिखोगे। जैसे अगर कहा जाए स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार अम्लों को परिभाषित कीजिए, तो आप स्वांटे आर्हेनियस के अनुसार अम्लों को परिभाषित कर सकते हो, ठीक है।
तो स्वांटे आर्यनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा आप लोग जान चुके, जो भी लोग पढ़े होंगे वो जान चुके होंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार या स्वांटे आर्यनियस के आणविक सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा कि ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन का धनायन उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या OH- आयन उपस्थित होता है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। और आप कम से कम 4-4, 5-5 अम्लों और क्षारों का नाम याद करें। ठीक है, 4 अम्ल, 4-5 अम्ल, 4-5 क्षारों का नाम आप लोग याद करें। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की परिभाषा आप जाने किसके अनुसार, स्वांटे आर्यनियस के अनुसार जाने। साथ ही साथ आप लोगों को अम्ल क्षार की परिभाषा बताया गया था किसके अनुसार, लारी और ब्रांस्टेन के अनुसार। किसके अनुसार, लारी और ब्रांस्टेन के अनुसार अम्ल और क्षार की आधुनिक परिभाषा बताया गया था। किसके आधार पर बताया गया था, प्रोटॉन विनिमय के आधार पर बताया गया था। मतलब जब क्या हुआ, जब स्वांटे आर्यनियस के सिद्धांत के अनुसार जो जल में अविलेय थे उन पदार्थों की पहचान नहीं की जा सकी, तब बाद में लारी और ब्रांस्टेन ने प्रोटॉन विनिमय के आधार पर अम्ल और क्षार को परिभाषित किया और इसके आधार पर अम्ल की परिभाषा दिया गया। बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देते हैं अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, अर्थात अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। वही क्षार के बारे में बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं, अर्थात क्षार क्या होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये भी कंफर्म है आपको। आप मतलब उदाहरण भी बताया गया था आपको, जैसे HCl है, जल है, ठीक है, NH3 था, जल था। ये सारे उदाहरण आपको बताया गया था। एक बार पुनः आप लोग देखिएगा, जरूर कीजिएगा इसको। जो भी कमियां रही होंगी आप लोग पहले में पढ़े थे, सारी कमियां आपके यहाँ पे दूर हो जाएंगी। और कम से कम जान लीजिए इस पाठ से कम से कम 4-5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जितना आसान उतना इम्पोर्टेंट भी है, हो जाएगा। इनके अनुसार हम क्षार की परिभाषा जाने आप लोग। साथ ही साथ आपको बताया गया था क्या, साथ ही साथ आप लोगों को बताया गया था पीएच मान भी बताए। आप पीएच के आधार पर भी अम्ल और क्षारों को पहचान सकते हो। पीएच मान के आधार पर भी क्या कर सकते हो, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हो। पीएच पद्धति या पीएच माप में बताया गया था, क्या बताया गया था, हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान या पीएच पद्धति। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, पीएच मान या पीएच पद्धति बताया गया था। आपको याद आ गया होगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान या पीएच पद्धति क्या है, याद आया, बहुत अच्छे। बताया गया था कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये हो जाएगा, आप ये भी जाने। हाइड्रोजन और एक आपको फार्मूला बताया गया था यहाँ से, पीएच मान या पीएच पद्धति बराबर क्या बताया गया था, पीएच बराबर आप लोग क्या जानते हैं, -log H+। ये तो है परिभाषा, यहाँ से देख सकते हैं। हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को ही क्या कहते हैं, विलयन का पीएच मान कहते हैं। आप फार्मूला है पीएच बराबर -log H+, या इसे आप लिख सकते हो log 1/H+ लिख सकते हो। ये फार्मूला हम आपको नोट कराए थे। साथ ही साथ एक फार्मूला और हम आपको नोट कराए थे कि H+ बराबर किसके होता है, H+ बराबर 10⁻⁻ के होता है। ये भी हमने आपको नोट कराया था, तो ये भी हो जाएगा ना। ये दोनों फार्मूला याद रहे और इस फार्मूला से आप किसी विलयन का पीएच मान याद कर सकते हो। अगर आपको H+ दिया गया है, H+ का जो भी घात होगा, मतलब H+ में 10 का जो भी घात होगा वो विलयन का क्या होगा, पीएच मान होगा। और पीएच को हम माइनस या प्लस में कोई ध्यान नहीं देते, हमेशा प्लस में इसका मान रखते हैं, मतलब कोई चिन्ह इसके साथ प्रयोग नहीं करते हैं। हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बताए थे अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना
कितना होगा? अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 होगा तो विलेन कैसा होगा? उदासीन होगा। और अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से क्या होगा? अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से कम होगा तो विलेन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तब विलेन कैसा होगा? क्षारीय होगा। एक बार जरूर आप इसको पढ़िएगा। हमारे आज के इस वीडियो का केवल मकसद यही है कि आप लोग पुनः पूरा चैप्टर दोहराएंगे, जिससे जो भी आपको ना समझ में आया हो वो सारी चीजें आप क्लियर कर लें, स्वतः क्लियर करें। अगर हमारी बातों से आप ना सहमत हो, हमारी बात आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप क्या करें? स्वतः आप लोग पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि हमारी बात आपको समझ में ना आ रही हो, ठीक है? तो आप जाने पीएच मान या पीएच पद्धति आप लोग जाने, ठीक है? एक बार फिर से आप लोग इसको देखिएगा। और आपको जल का आयनिक गुणनफल कहा गया था, जल का आयनिक गुणनफल आपको याद होना चाहिए, तभी आप H+ का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे H+ का मान ज्ञात कर सकते हो। किसी किसी सवाल में आपको क्या दिया गया होगा? हाइड्रोक्साइड आयन दिया गया होगा, H+ नहीं दिया गया होगा, तो आप क्या करोगे? H+ का मान ज्ञात कर लोगे, ठीक है? ये हो जाएगा। फिर हम आपको बताए थे सूचक। सूचक आप जानते हैं कि अम्ल क्षार सूचक होते हैं, जिनसे अम्ल और क्षारों के बारे में जानकारी मिलती है, वही क्या होते हैं? सूचक होते हैं। मतलब अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग देते हैं। अर्थात पीएच मान में परिवर्तन के साथ उनके रंग में भी क्या होता है? उनके रंग में भी परिवर्तन होता है, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग देते हैं। अर्थात पीएच मान में परिवर्तन के साथ उनके रंग में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, वही क्या होते हैं? सूचक होते हैं। हमने बताया था सूचक दो प्रकार के होते हैं। कुछ सूचक कैसे होते हैं? कृत्रिम होते हैं। तो कुछ सूचक कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। हमने दोनों प्रकार के उदाहरण आपको बताए थे, कृत्रिम सूचक भी, प्राकृतिक सूचक भी। किसी को याद है कृत्रिम और प्राकृतिक सूचकों का नाम? नहीं याद है ना? बहुत अच्छे, जरूर देखिए एक बार आप लोग जो है वीडियो या जो भी किताब कापी है आपके पास, नोट बनाए तो नोट जरूर देखिए, ठीक है? यहीं पे वीडियो रोक करके अपनी कॉपी खोलकर आप तुरंत देखिए, ठीक? हाँ, तो जानते हैं आप सभी लोग, कृत्रिम सूचक बताया गया था आपको कौन सा? गुड़हल की पंखुड़ी और हल्दी का चूर्ण, ये कैसे सूचक होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। वहीं पे कृत्रिम सूचक हम आपको बताए थे, मेथिल ऑरेंज है, फिनाफ्थलीन है, लिटमस पेपर है, ये सारे कैसे सूचक हैं? ये सारे कृत्रिम सूचक हैं, मानव ने निर्मित किया है, ठीक है? तो सूचक आप लोग जाने। सूचकों से संबंधित हमने आपको सिद्धांत बताया था, ओस्टवाल का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत था क्विनोइड का सिद्धांत। ओस्टवाल के सिद्धांत में बताए थे आपको कि इस सिद्धांत के अनुसार जो भी सूचक होते हैं वो चाहे दुर्बल कार्बनिक अम्ल हो या दुर्बल कार्बनिक क्षार हो, मतलब आयनों के पहले एक कैसे होते हैं? किसी एक रंग के होते हैं, लेकिन जब इनका आयनन हो जाता है तो इनके विलयन के रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। याद होगा आपको हम नोट कराए थे कि जब हम फिनाफ्थलीन का सूत्र आप जानते होंगे, HPH होता है। क्या होता है? HPH। तो हम फिनाफ्थलीन को क्या करते हैं? जब किसी अम्ल में मिलाते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? बता सकते हो ना? जब हम फिनाफ्थलीन को किसी अम्ल में डालते हैं तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब हम फिनाफ्थलीन को किसी क्षार में डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। कंफर्म है ना? उसी तरह से हमने आपको उदाहरण दिया था किसका? उसी तरह से हमने उदाहरण दिया था आपको मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज कैसा होता है? हल्का पीला होता है। जब हम मेथिल ऑरेंज को क्या करते हैं? किसी क्षार में डुबोते हैं, किसी क्षार में डालते हैं तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम मेथिल ऑरेंज को किसी अम्ल में डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इससे हमें पता चलता है वो क्या है? क्षार है। मेथिल ऑरेंज को हम जब किसी क्षार में डालते हैं तो विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेथिल ऑरेंज को जब हम किसी अम्ल में डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है।
कंफर्म है? ये हो जाएगा। हम सूचकों के द्वारा अम्लों और क्षारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आपको सूचक भी बताया और सूचक भी आप लोग जान चुके। ये हो जाएगा। सूचकों से संबंधित सिद्धांत भी आप जान चुके। आगे हमने आपको नोट कराया अम्लों और क्षारों के सामान्य गुण। अम्लों और क्षारों के सामान्य गुण। तो अम्लों और क्षारों के सामान्य गुण एक बार आप लोग पुनः अपना नोट उठाइए। जितने गुण हम आपको बताए थे उन सारे गुणों को आप दोहराइए। पता है ना? कोई गुण कोई जानता होगा, एक आध गुण तो आपको याद ही आ गया होगा। पहला गुण हम आपको यही बताए थे, हमने कहा अम्ल के गुण के बारे में बता देते हैं, आपको एक आध गुण बता ही देते हैं और उसको आप लोग पढ़िएगा। नोट जरूर बनाया करें और उसको मतलब समय पर दोहराते रहें। अपने आप आपको याद होता रहेगा। आपको याद नहीं करना है, केवल आप क्या आपको बार बार से देखिए। ठीक है? अपने आप जो है वो आपके मन रूपी मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। ठीक? तो हम अम्लों के सामान्य गुण की चर्चा कर लेते हैं आपसे। पहला गुण हम आपको यही बताए थे कि प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल अम्ल कैसे होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं, मतलब ज्वलनशील होते हैं। अर्थात क्या कर सकते हैं? लकड़ी, कागज, कपड़े आदि को क्या कर सकते हैं? जला देते हैं। ठीक? दूसरा गुण हम बताए थे आपको कि अम्ल जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी और कुछ बताए थे ना कि जैसे जो प्रबल अम्ल होते हैं उन्हें कम करने के लिए आप क्या करते हो? अम्ल को पानी में डालते हो या पानी को अम्ल में डालते हो? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी प्रबल अम्ल को कम करने के लिए हमें अम्ल को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल में डालना चाहिए। क्यों? नहीं दुर्घटना घट सकती है ना। जैसे हम जानते हैं पानी को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो पानी की कम मात्रा अम्ल की अधिक मात्रा के साथ क्या कर लेगी? क्रिया कर लेगी और ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो विस्फोट होने का खतरा होगा। और जैसे बोतल जब गर्म हो जाएगा तो बोतल क्या हो सकता है? बोतल फट सकता है और उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार को कम करने के लिए हमें अम्ल या क्षार को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को अम्ल या क्षार में डालना चाहिए। हो जाएगा। अगर आपको विश्वास न पड़े, आप प्रयोग करना चाहें तो आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक? आपके घरों पर इन्वर्टर वाली बैटरी होगी, उसमें आप जानते हैं क्या भरा होता है? अम्ल भरा होता है। कौन सा अम्ल भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। ठीक? उसको आप क्या करें? एक आध बोतल निकाल लीजिए बैटरी में से। आप अगर पहला प्रयोग करना चाहिए, पहला जो बताया कि प्रबल संक्षारक होते हैं, ये प्रयोग कर सकते हो। आप अपने ऊपर गिरा के देख लीजिए, तुरंत आपका जो है जो भी त्वचा होगी, त्वचा मतलब तुरंत फफोले निकल आएंगे जैसे आप उसके ऊपर डालोगे। कपड़े पर गिराओगे, कपड़ा भी क्या होगा? कपड़ा भी जल जाएगा। लकड़ी पर गिराओगे, लकड़ी भी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक? कागज पर गिराते हो तो कागज भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं। फिर अगर आप बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं, उसमें अगर हम क्या करते हैं? पानी को डालते हैं तो क्या होगा? तुरंत वहां पे ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। और ऊष्मा उत्पन्न अगर ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गई तो हो सकता है, अगर आपका बोतल मजबूत हो तो हो सकता है बोतल ना टूटे। नहीं तो अगर बोतल कमजोर है तो बोतल क्या हो सकता है? बोतल टूट सकता है। ठीक? तो ये सारे गुण हम आपको बताए थे अम्लों और क्षारों के। तो अम्लों और क्षारों के गुण भी आप क्या करो? एक बार पुनः दोहराइएगा। ठीक है? तो ये था। और हमने आपको कुछ लवणों के बारे में पढ़ाया, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, खाने का सोडा है। ये सारे लवण आप लोग पढ़ चुके हैं। और इन सभी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र आपको पता है, NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे आप बेकिंग सोडा कहते हो या खाने का सोडा भी कहते हो। आप लोग देखे भी होंगे। जो मीठा सोडा होता है वही क्या है? खाने का सोडा है। ठीक है?
तो जितने भी टॉपिक आप लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं, आज के इस वीडियो का हमारा मेन मकसद यही है कि आप सभी लोग एक बार पुनः दोहराएं। और रसायन विज्ञान में 2 चैप्टर खत्म हो गया, मात्र 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। तो अगर हम चाहें मात्र 1 महीने में सारा का सारा रसायन विज्ञान खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे खत्म करने का मतलब नहीं कि खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि आपको समझ में भी आए। तो आप सभी लोग वीडियो को बार बार देखिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिए कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया। वो टॉपिक फिर से आपका क्लियर किया जाएगा। आप सभी लोग पढ़ें तो पहले, और नोट आप लोग जरूर बनाया करें। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।